यह बात है बीते 22 साल पहले की, जब अंजलि जी दर्द से करहा रही थी, क्योंकि उनके घर में कोई नई उम्मीद आने वाली थी। अंजलि जी पहले बच्चों को जन्म देने वाली थी। रात के 2 बजे दाई को घर बुला लिया गया था, क्योंकि वही तो थी जो अंजलि जी के बच्चे को जन्म दिलाने वाली थी। सरला दाई जब अंजलि के घर में दाखिल हुई तो रोहन जी ने कहा, मेरी पत्नी अंदर है और आपका काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा है। वह बुरी तरह से तड़प रही है। उन्होंने कहा, बेटा फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। वह कमरे के अंदर अकेली चली गई। काफ़ी देर तक अंजलि के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे उनकी आवाज़ कम होने लगी। अंजलि जी रोते हुए कह रही थी, दाई माँ, अब तो बताओ ना, मैंने बेटे को जन्म दिया है या बेटी को? दाई माँ ने जवाब दिया, तूने बेटी को जन्म दिया है, मगर तूने एक बेटी को नहीं, दो दो बेटियों को जन्म दिया है, और इन दोनों ही बेटियों का भाग्य आने वाले समय में बड़ा ही खराब होने वाला है। अंजलि जी कहने लगी, दाई माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी बेटियों का भाग्य भला क्यों खराब होने लगा? मैं अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूंगी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। दाई माँ कहने लगी, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, मगर इस गांव की जो रीत बरसों पुरानी चलती आ रही है, जो यह बेटियों के साथ होता आ रहा है, वह एक दिन तेरी बेटियों के साथ भी होगा। एक बेटी के साथ नहीं, बल्कि इन दोनों के साथ भी वही होगा जो इस गांव की हर बेटी के साथ होता आया है। अंजलि जी यह सब सुनकर घबरा गई और कहने लगी, दाई माँ ऐसी बातें मत करो, ये सब सुनकर मेरा दिल दहल रहा है। वह अपनी बेटियों का दुख सुनकर अपनी दुख तकलीफ को भूल गई थी और बस लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस गांव में बेटियों के साथ क्या होता है। अभी नहीं, जब वह जवान होती है, जब उनकी शादी का समय आता है, जब उनको दुल्हन बनाया जाता है और जब उनकी बारात द्वार पर आ जाती है, बाहर दरवाजे पर रोहन जी और उनके रिश्तेदार ये खबर जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि बेटी पैदा हुई है या बेटा। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि अंजलि जी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। सब लोग दाई माँ के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वह दोनों ही बेटियों के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। दाई माँ को इसलिए अंजलि की बेटियों से हमदर्दी हो रही थी, क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और इस गांव की हर औरत उन बेटियों से हमदर्दी रखती थी जिनके साथ शादी के समय गलत होता था। आखिरकार नई नवेली दुल्हनों का अंजाम बहुत बुरा होता था। दुनिया के जिस भी घर में बेटियों की शादी होती है, वहाँ खुशियों का माहौल छाया हुआ होता है। लेकिन हस्तिनापुर एक ऐसा गांव है जहाँ पर बेटियों की शादी का वक्त जब आता तो पूरे गांव का माहौल खौफनाक हो जाता था। हर किसी के दिल में सिर्फ यही इच्छा होती थी कि किसी भी तरह से इस बेटी की शादी खामोशी से हो जाए तो ही बेहतर है। उस दरिंदे को यह बात पता न चले, मगर वह एक राक्षस था जिसकी पीढ़ी गांव की हर बेटी को बर्बाद करती आ रही थी। क्या ऐसे दरिंदे का कोई अंत था? अंजलि जी अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। बेटियां जब जन्म लेती हैं तो कुछ लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि बेटी है, और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि घर में बेटी पैदा हुई है। क्योंकि कुछ लोग बेटियों से खुश होते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटियों के आने से उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक इज्जत भरी जिंदगी नहीं दे सकते। इस गांव में बेटियों के पैदा होने पर अगर माता पिता खुश भी होते तो उन्हें अपनी खुशी को अपने दिल में दबाकर रखना होता था, क्योंकि बेटियों के साथ होने वाले अंजाम के बारे में जानकर सभी लोग सारी जिंदगी अपनी बेटियों को बहुत ही लाड प्यार देते थे और उनकी जवानी से बहुत डरते थे। अंजलि जी ने रोते रोते फिर एक उपाय सोचा, और वह उपाय जब उन्होंने सरला दाई को बताया तो वह कहने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि। तुझे नहीं पता कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। अंजलि जी ने कहा, इस बारे में भला किसी को कैसे पता चल सकता है, क्योंकि यह बात बंद कमरे के अंदर मौजूद है। उन्होंने सरला दाई से पेपर और पेन उठाने के लिए कहा और फिर उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा जो उन्होंने अपनी बहन के नाम लिखा था। और फिर वह सरला दाई से रिक्वेस्ट करने लगी कि दाई माँ, मेरी एक बेटी की इज्जत बचा लो। मैं भले ही अपनी दोनों बेटियों की इज्जत जवान होने के बाद नहीं बचा सकती, मगर एक की तो इज्जत बचा ही सकती हूँ।
दाई माँ हैरान रह गई थी। अंजलि जी के आंसू उनसे देखे नहीं जा रहे थे। फिर अंजलि जी ने खत लिखकर दाई माँ को दिया। उस खत में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर दाई माँ अंजलि जी की बात मानने के लिए तैयार हो गई। मेरा नाम छाया है। मैंने होश संभाला तो खुद को एक अमीर परिवार में पाया था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे 2 भाई थे और दोनों ही भाई मुझसे उम्र में बड़े थे। वह दोनों ही आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई कर रहे थे। मैं मम्मी पापा की इतनी लाडली थी कि उन्होंने मुझे अपने शहर से बाहर कभी जाने ही नहीं दिया था। वह लोग तो मुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देते थे। छुट्टियों में मेरे भाई दोनों ही घर आ जाते थे। बड़े भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो वह पापा का बिजनेस संभालने लगे थे, जबकि छोटे भाई की पढ़ाई अभी भी जारी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र मेरे अपने घर में मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका था जो हमारे लिए बहुत कड़वा समय था। मेरी मम्मी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके बारे में हमें अभी कुछ समय पहले ही पता चला था। मम्मी बहुत बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज चल रहा था, मगर डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर आ गई है और इनका इलाज अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों को उनकी सेवा करनी होगी, इनका ख्याल रखना होगा। उनकी ज़िंदगी के कुछ ही दिन ही बाकी रह गए हैं जिसमें आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती थी। मेरे छोटे भैया भी घर पर आ गए थे और हम सब लोग मिलकर मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। मगर ना जाने क्यों अपने अंतिम समय में मम्मी बार बार मुझसे यही कह रही थी कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चलेगी। मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि उनके मुंह से निकले हुए शब्द बहुत ही घबराए घबराए से लग रहे थे। वह जो भी बोल रही थी कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर उनके यह शब्द मैं साफ साफ सुन चुकी थी। मैं उनसे उनकी ऐसी बातों का मतलब पूछती तो पापा कहते, बेटा अपनी मम्मी को ज़्यादा बातों में मत उलझाओ, उनसे ज़्यादा बात मत करो। पापा मुझे वहाँ से टाल दिया करते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ दिनों तक ही मम्मी जिंदा रही थी। एक सुबह मम्मी को जब हमने जगाने की कोशिश की तो उनकी आंख नहीं खुली और फिर पूरा घर चीखों से गूंज उठा था। हम सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी मम्मी के सारे रिश्तेदारों को और मेरे पापा के भी सारे रिश्तेदारों को मम्मी की मौत की खबर दे दी गई थी। सब लोग उनकी अंतिम क्रिया में आ गए थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मम्मी का अंतिम संस्कार हो चुका था। हमारे घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। मुझे अपना थोड़ा होश आया तो मैं कुछ संभली, मगर इस बीच मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे ही नहीं बल्कि मेरे दोनों भाई भी हैरान थे। मैं अपने पापा के तो लगभग सभी रिश्तेदारों को जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे मम्मी के मायके वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरे ददियाल वालों के बारे में ही जिक्र किया करती थी। उन्होंने कभी अपने मायके वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लेकिन हमारे घर में एक परिवार ऐसा आया हुआ था जिसके बारे में पापा दोनों भाइयों को बता रहे थे कि यह तुम्हारी मासी है और यह गांव से आई हुई है। पापा तो हम तीनों भाई बहन को मासी के परिवार से मिलवा रहे थे, मगर मेरी नज़र उसके ऊपर टिकी हुई थी जिसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती थी। हमारे यहाँ आने वाले बाकी के मेहमान भी उसे ही देख रहे थे। वह बहुत घबरा रही थी, जिसका हुलिया भी मुझसे बहुत अलग था, मगर शक्ल बिल्कुल मेरे जैसे ही थी। यह कौन थी? मैं अपने पापा को चौंक कर देख रही थी। मेरे दोनों भाई मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, मगर मैं ऐसे कैसे जा सकती थी? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए था, मगर मेरे दोनों भाई मुझे वहां से कमरे में ले आए थे। पापा भी थोड़ी देर के बाद कमरे में आ गए। मैंने पापा से कहा, पापा आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? मम्मी की एक बहन भी है, यह बात तो मैं नहीं जानती थी। न कभी आप में से किसी ने मुझे इस बारे में बताया था। और वह लड़की, वह उनके साथ जो लड़की आई है, वह हूबहू मेरे जैसी क्यों दिखती है? पापा कहने लगे, बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम्हारे सामने यह सच्चाई खुलकर आ ही जाएगी। दरअसल वह लड़की जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन है। और तुम्हारी मम्मी
और मैं तुम्हारे सगे माता पिता नहीं हैं, बल्कि बाहर जो लोग मौजूद हैं वही तुम्हारा अपना परिवार है। पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो मेरी मम्मी की मौत, ऊपर से पापा हुए के कहे हुए शब्द मेरा दिल चीरकर निकल रहे थे। मैंने कहा, पापा ऐसा कैसे हो सकता है? पापा अलमारी की तरफ मुड़े और उन्होंने पुराने सामान में से एक पुराना सा पेपर निकालकर मुझे दिया और कहने लगे, इसे पढ़ो, इसे पढ़कर तुम्हें खुद पर खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ही मैंने इस कागज को हाथ में लिया, इसकी हालत बता रही थी कि यह कई सालों पुराना कागज है। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बहन अनामिका, मैं तुम्हारी बहन अंजलि, जो तुमसे एक आस की उम्मीद कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार हम दोनों बहनें ही तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। मैं अपनी बड़ी बेटी तुम्हारे हवाले सौंप रही हूँ। मेरी बेटी को माँ बनकर पालना। उसे कभी मेरे बारे में मत बताना। हमारे गांव में बेटियों की जब शादी होती है, तब सबसे पहले उन्हें किसी की हवस का शिकार होना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों ही बेटियां इस तकलीफ से गुजरे। मैं अपनी दोनों ही बेटियों को तो नहीं बचा सकती, मगर दोनों में से किसी एक को तो बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ममता की तरफ से मजबूर हूँ। किसी एक को तो मुझे अपने सीने से लगा कर रखना होगा। मेरी एक बेटी तुम्हारे पास रहेगी तो वह इस गांव से महफूज रहेगी और हमारे गांव में बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार से भी बची रहेगी। इसलिए मैं अपने गांव की दाई के हाथों अपनी बेटी को तुम्हें भिजवा रही हूँ। यह बात किसी को नहीं पता है कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है। दाई माँ खामोशी से मेरी बेटी तुम्हारे पास लेकर आ जाएगी। वह तुम्हें यह खत देगी। तुम तो काफी अमीर हो, ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी भी नहीं दी। मेरी बेटी तुम्हें एक बेटी की माँ बनने का सुख देगी। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है कि दाई माँ को कुछ पैसे दे देना, क्योंकि मैंने दाई माँ को कहा है कि वह पैसों की खातिर तो मेरी बेटी को शहर ले जाए। मेरी बहन आपको पैसे दे देगी, जिसकी वजह से दाई माँ कभी भी यह सच किसी को नहीं बताएंगी। अपना और मेरी बेटी का ख्याल रखना। तुम्हारी लाडली बहन अंजलि। वह लेटर पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, उस रात जब वह औरत तुम्हें अपनी गोद में लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आई थी, तो उसने हमें यह खत दिया था। यह खत पढ़कर तुम्हारी मम्मी ने फौरन ही तुम्हें अपनी गोद में ले लिया था और उस दाई को उसकी रकम देकर भेज दिया था। बाहर जो लोग बैठे हुए थे वह तुम्हारे माता पिता है और उनके साथ जो लड़की है वह तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हें याद है, बीमारी के अंतिम दिनों में तुम्हारी मम्मी तुमसे यही कहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सच का पता चलेगा। वह सच यही था, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हारी परवरिश करने के चक्कर में अपनी बहन से भी मेलजोल नहीं रखा कि अगर वह यहाँ आए तो उसकी ममता तुम्हारे लिए जाग उठेगी। मगर अब तुम्हारी मासी से रुका नहीं गया और वह पूरे 20 साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए आ गई है। वह अपनी जवान बेटी को वह हस्तिनापुर में अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए वह तुम्हारी बहन को भी साथ लेकर आई है। मैंने पापा से कहा, लेकिन मैं तो आपको ही अपना माता पिता मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। पापा कहने लगे, बेटा हाँ, तुम मेरी ही बेटी रहोगी, लेकिन जो सच्चाई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। सच्चाई जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि एक मजबूरी के कारण मेरी माँ ने जन्म के बाद मुझे अपनी बहन के घर भेज दिया था और सारी जिंदगी मेरी परवरिश करने वाली माँ ने भी मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। पापा ने उन लोगों को कमरे के अंदर बुला लिया था, क्योंकि बाहर सारे मेहमान मौजूद थे और यह सच्चाई हम लोग बाहर के लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। मेरे सगे पिता आशुतोष और मेरी सगी माँ अंजलि और मेरी बहन पूनम पूनम को तो मैं लगातार देखे चली जा रही थी। मैंने हमेशा जुड़वा लड़के लड़कियों के बारे में सुना था, मगर आज पहली बार अपनी आंखों के सामने मैं अपनी जुड़वा बहन को देख रही थी। वह भी मुझे देखकर कुछ इसी तरह से हैरान हो रही थी, क्योंकि वह भी सच्चाई नहीं जानती थी और उस दिन उसको भी सारी सच्चाई का पता चल गया था। मेरी सगी माँ ने मेरे सगे पिता से भी यह बात छुपा कर रखी थी कि उस रात उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे सगे पिता को यह बात बुरी नहीं लगी कि उनकी पत्नी ने इतने सालों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर उनसे रखी है, बल्कि उन्हें खुशी हो रही थी कि अगर उनकी 2 बेटियां थी तो एक बेटी यहाँ शहर में पली बड़ी और सही सलामत है।
मगर ऐसा क्यों था? क्यों यह लोग अपने गांव को इतना बुरा समझते थे? फिर मेरी बहन, जो काफ़ी डरी सहमी थी और बड़ी ही मासूम लगती थी, मेरे दोनों भाइयों ने कहा था, आज से तुम भी मेरी बहन हो। क्योंकि मेरी ही तरह मेरे दोनों भाई भी मेरी हकीकत से अनजान थे। मैंने अपनी बहन पूनम से बात की। वह मुझसे बात करके बहुत खुश हुई थी। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा था। अपने परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी सगी माँ मेरी नज़र में भले ही मेरी माँ सी थी, मगर वह मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी। और मेरे सगे पिता ने भी मेरे सिर पर हाथ रखा था। वह लोग कुछ दिन तक हमारे घर रहे थे, क्योंकि उनका गांव बहुत दूर था। इतने दिनों में मुझे अपनी मासी का प्यार मिल गया था, और फिर एक बहन और मेरे दो दो पिता भी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह सच्चाई अगर मेरी मम्मी के सामने खुल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल वक्त को तो शायद ऐसा ही मंजूर था। मेरी बहन पूनम बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे अपने सामने अपने ही जैसे इंसान को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। और फिर तब जब सामने वाले इंसान हूबहू आपके जैसा हो और आपकी सगी बहन ही हो। मेरी बहन पूनम इतनी सीधी थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसने बातों ही बातों में मुझे बताया था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे पता चला था कि 2 दिन बाद वह लोग हमारे घर से जाने वाले हैं। आखिर कब तक वह हमारे यहाँ रह सकते थे? एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर जाना ही था। लेकिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती थी। इसीलिए मैंने पूनम को एक मोबाइल खरीद कर दे दिया था और कहा था, तुम इससे मुझसे बात करती रहना। वह मुझे बड़ी होने के नाते दीदी कहकर बुला रही थी। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसने कहा, दीदी मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता? आजकल तो बच्चा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो वह कहने लगी, हाँ, मोबाइल तो पापा के पास है, और वैसे भी मैं तो ज़्यादातर घर पर ही रहती हूँ। पापा काम पर होते हैं, इसलिए मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं। मैंने कहा, तुमने एजुकेशन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो वह कहने लगी, हमारे गांव में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलवाई जाती। हमारे गांव की लड़कियां ज़्यादातर घर में ही रहती है। मैंने कहा, तुम्हारे गांव के बारे में मैं अब तक ना जाने कितनी बातें सुन चुकी हूँ। हालांकि मासी ने भी लेटर में गांव में बेटियों के साथ होने वाले किसी अत्याचार के बारे में जिक्र किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे गांव में ऐसा भी क्या होता है। अभी हम लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में मासी आ गई और कहने लगी, बेटा क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों के बीच में? फिर मैंने मासी से ही डायरेक्टली पूछ लिया, आपने मम्मी को जो लेटर लिख कर दिया था, उसमें गांव में होने वाले लड़कियों के साथ अत्याचार के बारे में कोई बात थी? आखिर आपके गांव में लड़कियों के साथ ऐसा भी क्या अत्याचार होता है? मेरी बात सुनकर मासी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उन्होंने कहा, बेटा अब हमारे जाने का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरी बहन ने मेरी बेटी को बिल्कुल अपने जैसे ही संस्कार दिए हैं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं उनके गले से लग गई। वह मेरे गले से लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा, देखिए मासी, मैं आपको अपनी मासी ही कहूँगी, क्योंकि अब तक मैं इन्हें ही अपने माता पिता मानती आई हूँ, इसलिए आप मेरी मासी ही रहेंगी। मेरी माँ तो मेरी मम्मी ही थी। बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं उनको ही अपनी सगी माँ मानती हूँ। मासी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी अलग अलग नहीं है। वह लोग अपने गांव जाने की तैयारी करने लगे थे। मैंने पूनम से कहा था, मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है, तुम मुझसे बात करती रहना। मैंने तुम्हें मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना तो सिखा दिया है ना? वह कहने लगी, जी दीदी, मुझे आपकी सिखाई हुई एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद है। पापा ने उन लोगों के लिए गाड़ी तैयार करवा दी थी और ड्राइवर से कहा था कि वह उनको उनके गांव तक ही छोड़ कर आए, जबकि मेरे मौसा मना भी कर रहे थे। मौसा जी भी मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे, मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने उनसे कहा था, मैं एक दिन आप लोगों के गांव जरूर आऊंगी। मेरी यह बात सुनते ही उनके चेहरे पर उदासी आ गई थी और उन्होंने फौरन ही हमसे कहा, बेटा कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। भला वह ऐसा क्यों कह रहे थे? उन्होंने मेरे पापा से कहा था, आपको छाया का बहुत बहुत ख्याल रखना है और उसे कभी भी हमारे गांव नहीं आने देना है। मैंने कहा, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप भी मेरा परिवार हो। उन्होंने कहा, बेटा
अभी तुम पूरी बात के बारे में नहीं जानती। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना। उसके बाद उन लोगों ने हमसे नजरें भी नहीं मिलाई और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मैं तो उनके अंदाज देखती ही रह गई थी। वहाँ लोग हमारे घर से चले गए तो जिंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। मैं मम्मी को भले ही नहीं बुला पा रही थी, लेकिन मरने वाले इंसान को सिर्फ याद किया जा सकता है, उसके खातिर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। गांव जाने के बाद मासी और मासा ने तो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन पूनम मुझे नहीं भूली थी। उसने पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि गांव आने के बाद माँ पिताजी बहुत रोए हैं। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने आपको गांव आने से क्यों मना किया। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो यह बात छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम एजुकेटेड बनो। वह कहने लगी, आप भी क्या पढ़ाई कर रही हो? मैंने कहा, हाँ, मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। वह कहने लगी, आप शहर की लड़कियों के तो मज़े ही मज़े हैं, हमारे गांव में तो लड़कियों को खुलकर हंसने की भी अनुमति नहीं है। मैंने कहा, मेरी तमन्ना है तुम्हारे गांव जरूर आने की, क्योंकि जितनी बातें तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे गांव के बारे में बता चुके हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि तुम्हारा गांव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पूनम मेरी ऐसी बातों पर बहुत हंसती थी। मेरी रोज़ पूनम से बात होती थी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपनी बहन के बारे में बताया तो वह लोग भी हैरान रह गए थे। कहने लगी, क्या सच में तुम्हारी जुड़वा बहन है? उन लोगों को पूनम से मिलने की तमन्ना होने लगी थी। मैंने पूनम से कहा भी था कि तुम इस बार शहर आओगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपने दोस्तों से करवाऊंगी। पूनम कहती थी, गांव में मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हैं, आप कभी हमारे गांव आओगी तो मैं आपकी मुलाकात अपनी सहेलियों से करवाऊंगी। मगर आप मेरे गांव कैसे आ सकती हो? आपका यहाँ आना तो मना है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरी एक दोस्त है जो मेरी सबसे पक्की दोस्त थी, आंचल। वह डीएसपी बनने की तैयारी कर रही थी। मुझे तो पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरे सारे ही फ्रेंड्स किसी न किसी काबिल बन गए थे। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के दौरान मेरी बातचीत पूनम से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली, मैंने फ़ौरन ही पूनम को फ़ोन लगाया था। मैंने कहा, पूनम तुम कहाँ हो? आजकल मुझे फ़ोन भी नहीं करती। पूनम कहने लगी, मैं बहुत उदास हूँ दीदी। मैंने कहा, क्यों? तुम क्यों उदास हो? तो वह कहने लगी, दरअसल गांव में मेरी एक दोस्त है रेनू, रेनू की शादी होने जा रही है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सहेली की शादी होने जा रही है तो इसमें तुम उदास क्यों हो? क्या वह शादी के बाद कहीं दूर शिफ्ट होने वाली है? पूनम कहने लगी, नहीं, वह कहीं दूर तो शिफ्ट नहीं हो रही, वह हमारे गांव में ही रहेगी। लेकिन हमारे गांव की लड़कियों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहने लगी, मेरी सहेली रेनू बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही उसका और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, शादी होने जा रही है तो इसमें रोने वाली बात क्या है? पूनम ने मुझे बताया कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बहुत गलत होता है। गलत होने से मतलब है कि पिछले 50 साल पहले गांव का एक सरपंच हुआ करता था। वह सरपंच बहुत ही दबंग आदमी था। उसको गांव की लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए हस्तिनापुर में जिस भी लड़की की शादी होती थी, वह लड़की की शादी की रस्म होने से पहले ही उससे उसके घर से उठवा लिया करता था और खुद उसके साथ सुहागरात मनाया करता था। कोई भी अगर उसका विरोध करने की कोशिश करता या अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करता तो वह लड़की के साथ साथ उसके परिवार को गांव की चौक में बांधकर इतनी बुरी तरह से पीटता था कि देखने वाले लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह उसका विरोध कर सके। गांव के सारे ही लोग उस सरपंच से बहुत डरते थे। मैंने कहा, यह बात तो पिछले 50 साल पुरानी है। अब तक तो तुम्हारे गांव का सरपंच जिंदा भी नहीं होगा, तो फिर अब किस बात का डर है? पूनम ने मुझे बताया, सरपंच तो मर चुका है, मगर उसकी पीढ़ी तो अभी तक चलती आ रही है। सरपंच के बेटे ने भी गांव की लड़कियों के साथ यही सब कुछ किया, क्योंकि अब उसे उसके बाप की सरपंच की गद्दी सौंप दी गई। उसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह है, तो वह भी यही सब कुछ कर रहा है। सरपंच की पूरी पीढ़ी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलती आ रही है। हमारे गांव में बेटियों की शादी पर दहशत का माहौल छा जाता है। बस मेरी दोस्त
इसी वजह से परेशान है कि उसकी शादी वाले दिन भी सरपंच जी के घर से सूचना आएगी और सूचना के मुताबिक दुल्हन को शादी करने से पहले सरपंच जी के घर जाना होगा और सरपंच जी के साथ सुहागरात मनानी होगी। अगर रेनू ने ऐसा नहीं किया तो रेनू और उसके परिवार को गांव की चौक में बांधकर बुरी तरह से पीटा जाएगा और इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा कि उसकी जान चली जाएगी। अब तक यह लोग न जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके हैं। गांव के सभी लोगों को लगभग अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। पूनम मायूसी भरी आवाज में कहने लगी, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। गांव के सरपंच ने अपना खौफ गांव के सारे ही लोगों के दिल में बिठाया हुआ है और इनका पूरा पूरा परिवार ही ऐसा है। मैंने कहा अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए और अपनी सहेली से भी कहना कि उसे और उसके परिवार को पुलिस के पास जाना चाहिए। गांव के सरपंच के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए। अभी मैं और पूनम बातें कर ही रहे थे जब उधर से मासी आ गई और मासी के आने के बाद पूनम ने फोन बंद कर दिया था। मैं पूनम और उसकी सहेली के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भैया से कहती हूँ दोनों भाइयों में से कोई भी मुझे गांव ले जाए। थोड़ी बहुत देर के लिए तो मैं वहां जा ही सकती हूँ। मैंने जब बड़े भैया से गांव जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने छोटे भैया से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम तुम्हें गांव लेकर नहीं जाएंगे। वह दोनों ने मिलकर मेरी शिकायत पापा से कर दी थी। पापा कहने लगे, बेटा ये तुम क्या कर रही हो? वह लोग तुमसे मना करके गए हैं कि तुम्हें गांव नहीं आ जाना है, तो फिर तुम क्यों अपने भाइयों से वहां जाने की जिद कर रही हो? तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, पापा आखिर ऐसी भी क्या बात है कि मैं गांव नहीं जा सकती? मुझे पूनम से मिलना है। वह और उसकी सहेली किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हैं। पापा कहने लगे, वह किसी मुसीबत में फंसी हुई नहीं है और अगर उन पर कोई मुसीबत आए भी तो वह लोग खुद उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमें तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं होगा। आखिर आप कैसी सोच रखने लगे हो? पापा कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। अगर गांव में किसी को भी यह बात पता चल गई कि तुम आशुतोष और अंजलि की दूसरी बेटी हो तो फिर तुम्हें उस गांव में रहना होगा उनकी बेटी बनकर। और फिर तुम्हारी तो शक्ल भी पूनम से खूब मिलती है, इससे तो गांव वाले तुम्हें उसकी जुड़वा बहन समझ ही लेंगे। देखो उनके गांव के रीति रिवाज बहुत पुराने हैं और अलग है। तुम शहर की रहने वाली हो, इसलिए गांव की बातों को नहीं समझ सकोगी। हस्तिनापुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक गांव है। वहाँ के लोगों की सोच बहुत अलग है। वहाँ जाकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंसे। पापा मेरी इस हरकत से नाराज हो गए थे, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मेरी बातचीत अभी भी लगातार पूनम से हो रही थी। इधर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि आप मेरी शादी कर दे, मगर मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी। पापा ने कहा था कि तुम पूनम से बड़ी हो। पूनम के माता पिता का मेरे पास फ़ोन आया था। उनका कहना है कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तुम्हारी शादी के बाद ही वहाँ पूनम की शादी कर देंगे। मैंने कहा, लेकिन पूनम की शादी वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस गांव में जिन लड़कियों की शादी होती है तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। पापा कहने लगे, बेटा ऐसा तो एक न एक दिन होना ही है। मुझे पूनम से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे संजय के साथ तय कर दिया है। पापा कहने लगे, तुम तो संजय को बहुत अच्छे से जानती हो ना? मैंने कहा, पापा आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? मगर पापा ने मेरी एक न सुनी और मेरा रिश्ता संजय के साथ तय कर दिया था। उधर मुझे पूनम ने फ़ोन किया और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके रोने से घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम रो क्यों रही हो? पूनम कहने लगी, दीदी मेरी शादी होने जा रही है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। मैंने कहा, पूनम तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं मासी से बात करूंगी। मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हारी शादी यहाँ शहर आकर करे। उधर गांव में शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब से संजय और मेरा रिश्ता तय हुआ था तभी से वह मुझे फ़ोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा था। उसकी कॉल्स को मैं बड़ी मुश्किल से इग्नोर कर रही थी।
लेकिन मुझे कुछ भी करके गाँव जाना था और मासी को समझाना था कि वह पूनम की शादी अपने गाँव में ना करे। मगर मेरे लिए गाँव जाना इतना आसान नहीं था। मैं कैसे गाँव जाती? उधर संजय बार बार मुझे मैसेज और कॉल करके बात करने को कह रहा था। मैं उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं जानती थी कि वह अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहता है। अक्सर रिश्ता लग जाने के बाद लड़के यही करते हैं। अब वह दिन में मुझे कई कई बार कॉल करता था और तंग आकर मुझे उसकी कॉल्स रिसीव करनी पड़ जाती थी और उससे मेरी बात भी होने लगी थी। वह मेरा मंगेतर था। मैं उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी। वह ऐसा नहीं था कि वह मुझे पसंद नहीं था, बस मुझे पूनम की फिक्र हो रही थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे ना तो गाँव पापा लेकर जा सकते हैं और ना ही दोनों भाई लेकर जाएंगे। एक संजय ही था जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने संजय से कहा, क्या हम दोनों मिल सकते हैं? तो वह कहने लगा, हाँ हाँ बताओ कहाँ मिलना है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, अभी और इसी समय अपनी गाड़ी लेकर आ जाओ। उस समय शाम के 5 बज रहे थे। मैंने पूनम को फ़ोन करके गांव का एड्रेस ले लिया था। गांव बहुत दूर था। मैंने संजय को गांव का एड्रेस बता दिया था। मैं उसे जैसा जैसा कहती वह लगातार वैसा ही कर रहा था। संजय कहने लगा, तुम मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने कहा, मेरी खातिर तो तुम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हो ना, तो इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। वह बेचारा मेरे कहने के मुताबिक चलता रहा। जैसे ही हम लोग हस्तिनापुर के अंदर एंटर हुए, मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया था। लगभग 4 घंटे गाड़ी का सफर तय करने के बाद हम लोग हस्तिनापुर पहुंच गए थे। पूनम अपने दरवाजे पर खड़ी मेरा और संजय का इंतजार कर रही थी। बार बार संजय मुझसे पूछ रहा था, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने कहा, मेरे साथ चलो, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं जैसे ही संजय को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई, मासी और मौसा और पूनम मुझे गौर से देखने लगे थे। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा भी हटा लिया था। मेरा चेहरा देखकर वह लोग हैरान रह गए और जल्दी से मेरे करीब आए। पूनम से उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था। मासी कहने लगी, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हमने तो तुमसे मना किया था। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खामोशी से यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। संजय मुझे और पूनम को बड़ी गौर से देख रहा था। मैंने संजय को पूरी बात बता दी थी कि पूनम मेरी जुड़वा बहन है और किस तरह मैं शहर में जाकर पली बड़ी। मैंने कहा, आप लोग पूनम की शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे पूनम ने ही इस गांव के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग उस सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? मौसा कहने लगे, बेटा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 50 सालों से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सका है, तो फिर भला हम कैसे ले सकते हैं? पूनम का रिश्ता तय करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जिस घर से पूनम का रिश्ता आया है उनके बेटे के साथ पहले ही पूनम का रिश्ता तय था। जब पूनम 6 साल की थी तब हमने उनको जबान दे दी थी कि हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ करेंगे। हमारे गांव में जुबान की बहुत अहमियत होती है। पूनम 21 साल की हो गई है और इस हिसाब से हमें उसकी शादी अब कर देनी होगी। इस गांव के लोग आपस में ही शादियां करते हैं। हम लोग गांव के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते। बेटा तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, आप लोगों ने जब पूनम का रिश्ता तय कर ही दिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन गांव का सरपंच, उसका आप लोग क्या करेंगे? मौसा कहने लगे, बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले करूं। मन तो करता है कि पूनम को उसके पास भेजने से पहले मैं अपनी और अपनी बेटी की जान ले लूं। मैंने कहा, आप लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। मासी कहने लगी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वह बहुत खतरनाक इंसान है। गांव की बहुत सारी ज़मीनों पर उसका कब्जा है। गांव के गरीबों पर वह अपना राज चलाता है। हम लोगों से हर हफ्ते महीना वसूल करता है। इस गांव के सारे ही लोग लगभग उसके आगे दबे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, बेटा हमें पूनम की शादी भी इसी तरह से करनी होगी जैसे गांव की हर लड़की की हुई है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वह लोग कहने लगे कि तो फिर क्या करोगी? मैंने कहा, मैं पूनम की जगह खुद उस राक्षस का सामना करूंगी। संजय कहने लगा, तुम पागल हो गई हो? मासी और मौसा ने बताया है कि वह आदमी बहुत खतरनाक है।
तो तुम्हें उसके पास जाने की क्या ज़रूरत है? मासी और मौसा भी कहने लगे, नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मगर उन लोगों ने मुझे मेरी मम्मी की कसम देकर वापस जाने के लिए कहा। यहाँ मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे संजय के साथ वापस आना पड़ गया था। लेकिन मैं पूनम के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती थी। लेकिन मुझे संजय के साथ की ज़रूरत थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह भी मेरी मदद करेगा। मासी मासा ने किसी की भी बात नहीं सुनी थी और पूनम की शादी अपने गांव के लड़के के साथ तय कर दी थी। उन्होंने तो हमारे घर से भी किसी को इनवाइट नहीं किया था। इधर मैंने किसी को खबर नहीं होने दी थी और मैं खामोशी से हस्तिनापुर चली गई थी। वहां जाने के बाद संजय के जरिए खामोशी से मैंने पूनम को गायब करवा लिया था और पूनम की जगह मैं खुद दुल्हन बनकर बैठ गई थी। मुझे तो मेरे खुद के माता पिता भी नहीं पहचान पाए थे कि मैं पूनम नहीं बल्कि छाया हूँ। मैं और संजय ने मिलकर एक प्लान बनाया था और हमें उम्मीद थी कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। ठाकुर प्रताप सिंह जो इस गांव का सरपंच था, उसकी इस गांव में बहुत पावर थी। पॉलिटिकल का हाथ भी उसके ऊपर था, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती थी। इसलिए संजय ने मुझसे संभल कर रहने के लिए कहा था। मेरी बारात आने में 3 घंटे रह गए थे जब प्रताप सिंह के आदमियों के जरिए उसे पता चला कि गांव की एक जवान लड़की की शादी हो रही है। उसने अपने आदमियों से हमारे घर सूचना भिजवा दी। सुबह से 2 बार उसके घर पर बुलावा आ चुका था। अगर तीसरी बार मुझे नहीं भेजा गया तो वह कुछ भी कर सकता है। प्रताप सिंह बहुत चालाक आदमी था। खामोशी से भी इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था। उसे पता चल ही जाता था। मासी मौसा बहुत रो रहे थे। वह मुझे सरपंच के यहाँ भेजना तो नहीं चाहते थे, मगर मेरा जाना बहुत ज़रूरी था कि वह हैवान कुछ भी कर सकता था। इसलिए मैंने उन लोगों से विदाई ली और फिर उन्होंने रोते रोते मुझे सरपंच के यहाँ भेज दिया था। उसके आदमियों ने मेरे पापा के साथ बदतमीजी भी की और कहा था, सुबह से 2 बार सूचना लेकर आ चुका हूँ। अब की बार अगर लड़की नहीं गई तो सरपंच जी खुद यहाँ आ जाएंगे। मेरे पापा ने माफ़ी मांगी थी और बार बार कहा था मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर उन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था। मुझे सरपंच की हवेली पर ले जाया गया था। मुझे डर भी लग रहा था, मगर यह काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद 2 आदमी मुझे हवेली के अंदर ले गए थे और फिर सरपंच के कमरे के अंदर ले जाया गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, वह एक बड़ा ही गंदा सा कमरा था। टेबल पर दारू की बोतल रखी हुई थी और वहीं पर उसके कुछ हथियार भी थे। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था। वह दिखने में बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जैसा मैंने उसके बारे में सुना था, वह वैसा ही था। वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। वह मुझे ही दुल्हन समझ रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसके बुरे कर्मों का अंत होने वाला है। वह धीरे धीरे चलता हुआ बिस्तर तक मेरे करीब आया और उसने मुझे जैसे ही हाथ लगाया, फौरन ही मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया था और बंदूक निकालकर उसके कान पर रख दी थी। मैंने कहा था, अगर तूने थोड़ी भी होशियारी की तो गोली तेरे माथे के आर पार हो जाएगी। और वह शोर मचाने लगा और कहने लगा, कौन है तू, कहाँ से आई है? उसे लगा था मैं पुलिस हूँ, मगर मैं पुलिस नहीं थी, बल्कि मैंने पुलिस की सहायता ली थी। यहाँ की पुलिस नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस तो बिकी हुई थी, जिसे इन जैसे लोगों ने ही खरीदा हुआ था। मैंने अपने शहर की पुलिस और अपनी सहेली डीएसपी आंचल से मदद ली थी, जो हमारे शहर की डीएसपी ऑफिसर बन चुकी थी। मैं उसको पकड़कर उसके माथे पर रिवॉल्वर रखकर उसे चलाते हुए बाहर तक ले आई थी, जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को देखकर वह घबरा गया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ए लड़की, तू ठीक नहीं कर रही है। कुछ नहीं पता मैं तेरा क्या कुछ नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो। अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी डीएसपी आंचल ने आगे आकर उसे अपनी हिरासत में ले लिया और कहा, अब तो तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होता है। उधर के एरिया के डीएम साहब और एसपी साहब को भी बुला लिया गया था। उस गांव में मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस की पूरी फोर्स ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। प्रताप सिंह और उसके पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि उसके घर की औरतें भी लोगों पर अत्याचार करती थीं। औरतें गांव की औरतों के साथ मारपीट किया करती थी, उन पर अपना रौब जमाया करती थी, जबकि आदमी औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे।
उन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई थी कि वह कभी जेल से छूट ना सके। उसके और उसके परिवार के अंदर में जितने भी काम करने वाले आदमी थे, उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था। गांव के सरपंच की पीढ़ी जो अब तक चली आ रही थी और औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने का गांव वालों से वादा किया गया था। प्रताप सिंह को अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद वह मेरी जान पर हमला भी कर सकता था, क्योंकि वह और उसका परिवार और उसके बुजुर्ग काफ़ी सारे लोगों की जान ले चुके थे। फौरन सबको गिरफ्तार करके तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और सबको जेल भेज दिया गया था। और फिर कोर्ट से आदेश लेने के बाद उसकी हवेली को भी तुरंत गिरवा दिया गया था, क्योंकि इसके बाप दादा शुरू से ही गांव की जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे। वह सारी जमीनें गांव के लोगों को दे दी गई थी। उनके पकड़े जाने से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। इन लोगों की जितनी भी गुप्त जगह थी, उनकी भी इंक्वायरी की गई थी। उस दिन मासी मौसा को नहीं पता था कि मैं पूनम नहीं हूँ, लेकिन जब बाद में पूनम को उनके सामने लाया गया, तब वह समझ गए थे कितनी हिम्मत का काम सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की ही कर सकती है। उन्होंने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा था। पूनम कभी भी अपने हाथ में रिवॉल्वर नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह गांव की सीधी सादी भोली भाली लड़की थी, जबकि मैं शहर की पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी। मैंने हिम्मत करके संजय और अपनी दोस्त डीएसपी आंचल की मदद से गांव के लोगों को सरपंच के अत्याचारों से आज़ाद करवाया था, वरना किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरपंच के खिलाफ कोई भी जा सके। यह लोग तो उसके 3 पीढ़ियों से अत्याचार करते आ रहे थे। प्रताप सिंह का गांव से नामोनिशान मिटा दिया गया था। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। मैं और मेरा पूरा गांव उसका शुक्रगुजार है। गांव में अच्छे और सच्चे कानून की व्यवस्था की गई। उस दिन के बाद सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उन लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अब गांव में ऐसा कोई भी दबंग नहीं आएगा जो आप लोगों को परेशान कर सके। उस दिन के बाद से ही गांव वाले अपनी बेटियों की शादी सुकून से करने लगे थे। मेरी बहन की शादी भी उसी दिन हो गई थी। मौसी मौसा बहुत खुश थे, जो एक रिश्ते से मेरे माता पिता भी लगते थे। कुछ समय बाद मेरी संजय के साथ शादी हो गई थी और फिर मैं भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी। हस्तिनापुर में आज भी लड़कियों की शादी होती है, मगर अब लोग अपनी बेटियों की शादी बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ करते हैं। अगर आप लोग भी किसी ऐसे गांव, जिले या कस्बे जैसी जगह पर किसी ऐसे दबंग लोगों को देखते हैं, तो उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि इस तरह का जुल्म होते हुए देखना उतना ही तकलीफदेह होता है जितना कि जुल्म सहन करना होता है। और हो सके तो गांव के रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम नए ज़माने में जी रहे हैं। गांव के लोगों को अब पुरानी सोच बदल लेनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।